नमस्कार साथी। आज हम जो कक्षा 8 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, ये आज हम आपको समझाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो आज जो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं और हमारे शत्रु कैसे हैं। तो आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? ऐसे जीव जिनको हम जो है अपनी आंखों से नहीं देख सकते और जिन्हें देखने के लिए हमें जो है किसी यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे सूक्ष्म दर्शी की सहायता लेनी पड़ती है, तो उनको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो उदाहरण के लिए आपने देखा है कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा उसकी सतह सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। तो इसने कहा है कि जैसे हमारे पास ब्रेड है, ब्रेड को या रोटी को जब भी हम किसी नमी वाली जगह पर रखते हैं तो उसके ऊपर जो है काले धब्बे, काले सफेद धब्बे जो है वो उभरने स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको हम क्या है आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं। तो ये सब जो है ये किसकी वजह से हुआ? ये सूक्ष्म जीवों की वजह से हुआ। तो हमारे पास 2.1 सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो इसका क्रियाकलाप 2.1 यहाँ पर दिखाया गया है कि बगीचे और मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा उसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? एक तो क्रियाकलाप आपका ये बताया है उसने, और दूसरा क्रियाकलाप बताया है उसने कि एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उनका प्रेक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो उसने पूछा है कि जब आपने क्या है इन दोनों ही जगह से जल की कुछ बूंदें ली और उनको एक स्लाइड पर फैलाया और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, तो क्या आपको उस जल के अंदर जो है कुछ सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दिए हैं या नहीं दिए हैं? तो इस प्रेक्षण से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाली कोक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। जैसे उसने कहा है कि जो ब्रेड पर उगने वाली कोक है उसको तो हम आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं, बट कुछ दूसरे सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम बिना सूक्ष्म दर्शी की सहायता के नहीं देख सकते, यानी उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है जिससे हम क्या है उन सूक्ष्म जीवों को देख सके। तो सूक्ष्म जीवों की कैटेगरीज में रखा गया है, उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। तो इन कैटेगरी को डिवाइड किया गया है 4 हिस्सों में। एक में रखा गया है जीवाणु, एक में क्वक, दूसरे में प्रोटोजोआ और फोर्थ नंबर पे आपके हैं शैवाल। तो जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और क्वक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव हमने आगे जो हमारे पास 2.1 2.4 चित्र में दिखाए गए हैं। तो हमारे पास इसके बाद आते हैं विषाणु। विषाणु क्या होते हैं? तो विषाणु क्या होते हैं भाई आपके? ये आपके दूसरे सूक्ष्म जीवों यानी कि जीवाणु, क्वक, प्रोटोजोआ, शैवाल, इन सबसे क्या होते हैं? ये अलग होते हैं। पर ये क्या होते हैं? ये परपोषी होते हैं, यानी कि ये क्या है दूसरे जीवों के ऊपर क्या है आश्रित रहते हैं और उसी से अपनी क्या करते हैं वृद्धि करते हैं। ठीक है, अर्थात ये क्या होते हैं? जीवाणु पौधे और अन्य जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, जो वायरस होता है वो दूसरे जीवाणुओं के अंदर, पौधों के अंदर, जंतु कोशिकाओं में ही गुणन करते हैं। विषाणु क्या होते हैं? हमारे आगे चित्र 2.5 में दिखाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, फ्लू जिसको इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, अधिकतर खांसी, विषाणु सब ये जो है ठीक है, ये सब जो होते हैं
कुछ विशेष रोग हैं जैसे कि पोलियो एवं खसरा, ये सब जो है ये कैसे होते हैं, ये विषाणुओं की सहायता से होते हैं। ठीक है, तो विषाणु इनको क्या है, फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग यानी टीबी जो है वो जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग है। यानी कि ये जो हमारे जो कई बार जो बीमारियां होती है टीबी वगैरह की, टाइफाइड वगैरह की, ये जो होती है ये जीवाणुओं से होती है। ठीक है, जो अतिसार और मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ की से होता है, और जो पोलियो और खसरा जो होते हैं, या जो हमें जुकाम खांसी फ्लू होते हैं, ठीक है, ये सब जो है ये विषाणुओं से होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास जीवाणु है दिखाए हुए, एक वो है हमारे स्पाइरल की उसमें है, एक तो फॉर्म में, और एक और हमारे पास है ये छड़नुमा में। ठीक है, छड़नुमा जीवाणु दिखाए गए हैं, और यहाँ पर ये जो दूसरे शैवाल के रूप दिखाए गए हैं। ठीक है, ये आप इनको देख सकते हो। ठीक है, शैवाल है दिखाया हुआ, और प्रोटोजोआ दिखाया गया है, और आपके पास क्वर्क है दिखाई गई। ठीक है, तो क्वर्क में आपके पास जैसे राइजोप्स, ब्रेड मोल्ड होती है, जैसे पेंसिलियम, ठीक है, एस्परजिलस, ठीक है, ये सब जो है ये क्या है, क्वर्क है, और यहाँ पर आपके पास विषाणु है दिखाए हुए। ठीक है, तो उसके बाद जीवाणु कहाँ रहते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जीवाणु रहते कहाँ पर है। तो जो आपके पास सूक्ष्म जीव है उनको ये जो है कहाँ रहते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। तो सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं क्वर्क। ठीक है, तो यहां पर उसने कहा है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो आपके एक कोशिक भी हो सकते हैं और बहुकोशिक भी हो सकते हैं। तो एक कोशिक में उसने रखा है जैसे जीवाणु हो गए, कुछ शैवाल हो गए, कुछ प्रोटोजोआ हो गया, या फिर क्या कुछ जो है उसमें क्या हो सकते हैं, बहुकोशिक भी हो सकते हैं जैसे कई शैवाल हो गई, कई क्वर्क हो गई। ठीक है, तो यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो चाहे बहुत ज्यादा ठंड हो या बहुत ज्यादा गर्मी हो, हर परिस्थिति में क्या है, ये जीवित रहते हैं। तो यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। यानी सूक्ष्म जीव हर जगह पर जो है वो विद्यमान होते हैं, चाहे वो मरुस्थल है, चाहे वो दलदल है, चाहे वो जंतु है, ठीक है, कोई भी है, चाहे उसमें मनुष्य भी है, हर एक के अंदर क्या है, सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। कुछ तो जो होते हैं वो दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं, जिनको हमने क्या बताया था, परजीवी कहा था। ठीक है, और कुछ जो है वो अपने ऊपर ही क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव कैसे रह सकता है, ये अकेले रह सकता है, जबकि जो क्वर्क है, जीवाणु है, ये सब किस में रहते हैं, ये हमेशा समूह में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म जीव और हम, तो जीवाणुओं को की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक और जीवों में क्रोध के कारक है। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करें। ठीक है, तो कुछ के हमारे लिए लाभ भी है और कुछ की हानियां भी है भाई। ठीक है, तो जो हमारे पास जो लाभ है, जो हमारे मित्र है, जो हमारे साथ फ्रेंडली रहते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं कि वो मित्रवत सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं। तो सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। जो हम दही खाते हैं, जो हम ब्रेड खाते हैं, केक खाते हैं, ये सब जो है ये किसकी, ये सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास जो प्राचीन काल में हम जो है अल्कोहल को बनाने में उपयोग करते थे, वो हम सूक्ष्म जीवों का ही उपयोग करते थे, और उसी से आज तक जो है हम अल्कोहल बनाते आ रहे हैं। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया
जाता है। तो यानी कि जितने भी कार्बनिक अवशिष्ट हैं उन सब का अपघटन, उनको जो है उन सबको जो खत्म करने में हेल्प करते हैं वो हेल्प करते हैं जीवाणु। ठीक है, और उनको हानि रहित, ताकि वो प्रदूषण ना करे। ठीक है, उनको जो है इंसान को, मनुष्य को किसी तरीके का कोई खतरा ना हो, तो उसमें जो है उनको कन्वर्ट करने का जो काम करते हैं वो करते हैं जीवाणु। ठीक है, तो स्मरण कीजिए कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया था, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो हमने ये जो है पहले भी पढ़ा था, जब हमने लास्ट चैप्टर किया था कृषि, उसमें जो है हमने जो जीवाणुओं जो हमने पढ़ा था कि कैसे जो है मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने में कुछ जो है जीवाणु हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, औषधि उत्पादन में, कृषि के में, मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में, इन सब में जीवाणु क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दही एवं ब्रेड का बनाना, तो आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, आपको दही दही जमाने में क्या क्या होते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी माँ को गर्म या गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसे क्यों हुआ? तो दही में क्या होते हैं, अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो जो दही है, दही के अंदर कौन से सूक्ष्म जीव मिलते हैं, तो भाई याद रखना, लैक्टोबैसिलस। कौन से मिलते हैं, लैक्टोबैसिलस। बहुत सारे जो एग्जाम्स है उनमें ये जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है दूध को दही में चेंज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो वह दूध में जनन कर उसे दही में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देते हैं। तो जीवाणु पनीर, अचार और बहुत सारे खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा जो किससे बनता है, सूजी से बनता है। इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठनक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, इससे इडली एवं डोसा बनता है। तो यीस्ट की हेल्प से हम क्या है, क्या करते हैं, चावल के आटे के अंदर क्या करते हैं, किण्वन करते हैं। ठीक है, जिससे इडली और डोसा जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्रियाकलाप 2.3 है, उसमें दिखाया है, एक बर्तन में आधा किलो आटा और या मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म कीजिए। इसमें थोड़ी मात्रा में यानी एक चुटकी भर जो है वो यीस्ट पाउडर मिलाइए और उसको गूंथ दीजिए। आप 2 घंटे बाद देखते हैं कि आपने जो गुथा हुआ मैदा था वो क्या हो गया, वो फूल गया। तो जो ये यीस्ट था, यीस्ट ने क्या किया, उस मैदे को फुलाने का काम किया है। ठीक है, तो इससे जो खमीर खमीर जो था उसने मैदे को ऊपर उठा दिया। ठीक है, तो यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां हमने क्या है, ये पढ़ा कि बेकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। तो वाणिज्यिक उपयोग यानी कि उसका कॉमर्शियल यूज कैसे होता है, तो भाई हमने जो पढ़ा था ऊपर कि अल्कोहल, प्राचीन काल से हम जो है अल्कोहल का प्रोडक्शन करते आ रहे हैं, किसकी हेल्प से, हम सूक्ष्म जीवों की हेल्प से। ठीक है, तो बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो भाई कैसे शराब का उत्पादन कैसे होता है, जो गेहूं, चावल, फलों के रस, ठीक है, इनके अंदर क्या है, प्राकृतिक शर्करा में क्या करते हैं, यीस्ट, यीस्ट से क्या बनता है, अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। तो क्रियाकलाप 2.4 में क्या बताया है कि 500 ml का
एक बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक उसको जल से भरिए, उसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए, इसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर मिलाइए, इसे 4 से 5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढक कर रख दीजिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए क्या होता है। तो क्या होगा भाई, तो उसमें से हमें जो है अल्कोहल की गंध आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो चीनी है वो अल्कोहल के रूप में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की इस क्रिया को क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है या फर्मेंटेशन कहा जाता है। तो लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। तो लुई पास्चर ने किण्वन की खोज कब की थी, 1857 में की थी। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, तो भाई ऐसा है सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए औषधीय, यानी कि उसका उपयोग जो है वो मेडिसिन के तौर पर भी हम करते हैं। तो जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। तो इस प्रकार की औषधि को हम क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक बोलते हैं या एंटी बायोटिक बोलते हैं। ठीक है, तो भाई एंटीबायोटिक क्या होती है, तो ये क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर जो सूक्ष्म जीव है उनको क्या कर देते हैं, जो हमारे लिए बीमारी उत्पन्न करते हैं उनको या तो उनको नष्ट कर देंगे या उनकी वृद्धि को रोकने में हमारी हेल्प करेंगे। तो आजकल जीवाणु और कवक में अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रा साइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है। तो ये जो तीन आपके पास जो कौन कौन सी है, एक तो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रा साइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये क्या है, हमारे कुछ उपयोग में होने वाले एंटीबायोटिक है जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पेनिसिलिन का जो आविष्कार है वो किसने किया, तो यहां पर हम देखेंगे 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग के फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। तो इस प्रकार फफूंद से क्या बनाई गई, पेनिसिलिन बनाई गई। तो याद रखना, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, 1929 में किया। ठीक है, उसके बाद पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि भाई सूक्ष्म जीव होते हैं वो उनका सबसे ज्यादा जो संचरण होता है, रोगों का सबसे ज्यादा संचरण जो है उसको जो फैलाने का काम करते हैं वो क्या है, सबसे ज्यादा वो पशुओं के अंदर करते हैं। तो इसलिए उनके जो क्या है, पशु आहार में और कुक्कुट आहार में हम क्या मिलाते हैं, एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। तो प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी करते हैं। पौधों में भी क्या है, कई तरीके के रोग आ जाते हैं तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो प्रतिजैविक का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर हमें प्रतिजैविक की दवाइयां लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उसी समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। यानी कि अगर आप प्रतिजैविक का उपयोग बिना किसी बीमारी के भी लेते रहेंगे तो वो आपको जो, जब आपको बीमारी होगी तो वो जो है वहां पर आपके लिए कोई काम नहीं करेगी, यानी उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। इसके अतिरिक्त हमने अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि ये रोग किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। याद रखना भाई, जो आपकी एंटीबायोटिक है वो आपकी सर्दी जुकाम और फ्लू में बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है क्योंकि ये जो है किसकी वजह से होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है,
तो ये जो आपको पता ही है कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनको क्या है, टीका क्यों लगाया जाता है? ये किसने पूछा है? ये पहेली ने पूछा है। ठीक है, तो जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो इनमें लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो इससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। तो जो भाई हम जो है, जो आपको वैक्सीन के थ्रू क्या लगाते हैं, आपको जो एंटीबायोटिक हमने दी है, ठीक है, तो वो जो है उसके वो किससे होती है? वो मृत और निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों से बनी होती है। उनको क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में क्या कराते हैं? प्रविष्ट कराते हैं, जिससे जो मनुष्य के शरीर की कोशिकाएं हैं उन उस प्रकार से उनसे उन जीवाणुओं से, उन सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए क्या करती है? वो खुद ब खुद प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है और उस रोग कारकों को नष्ट कर देती है। तो यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। तो इस प्रकार इसने कहा है कि टीका वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। तो वही चेचक के टीके की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, 1798 में की थी। ठीक है, तो याद रखना, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी, 1798 में की थी। तो आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके, वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पतालों में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक वैक्सीन है। ठीक है, जो उसको क्या है, ओरली क्या है, उसको दिया जाता है, वो भी क्या है, एक वैक्सीन है। ठीक है, तो चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया है। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे मनुष्य और अन्य जंतुओं को क्या है, रोगों से बचाया जा सकते। उसके बाद है मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। तो कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है, जिन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। भाई देखो, ऐसा है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन गैस जो है वो अवेलेबल होती है। ठीक है, बट जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन का डायरेक्टली जो है वो यूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसको जो है उसके लिए क्या है, जीवाणु जो है वो और हरे शैवाल जो है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनो बैक्टीरिया दिखाया गया है, जैसे नीले हरे शैवाल जो है हमारे पास दिखाए गए। ठीक है, उसके बाद है पर्यावरण का शुद्धिकरण। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये क्या है, आपके साइनो बैक्टीरिया है। ठीक है, उसके बाद है पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो आपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों में पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए खड्डे में डाला। कुछ समय बाद इसका निपटान होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हुआ। तो 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए और बी में चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा रखिए तथा दूसरे गमले बी में पॉलिथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें, प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई
देता है? यदि हाँ तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे गमला ए के पादप अपशिष्ट का अपघटन हो गया है। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। तो जो आपने गमला ए रखा था जिसके अंदर अपशिष्ट रखे थे, पादप अपशिष्ट रखे थे, वो क्या हो गए? वो जीवाणुओं की हेल्प से क्या हो गए? अपघटित हो गए। ठीक है, और वो क्या है? खाद के रूप में परिवर्तित हो गए। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि गमला बी के पॉलिथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों एवं खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो सूक्ष्म जीव सिर्फ जो है पादप अपघटनों को, जो आपके पादप अपघटक थे उनको ही क्या किया उसने? उनको क्या किया? उनको खाद के रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपने कुछ जंतु है, कुछ पादप है, वो क्या होते रहते हैं? गलते सड़ते रहते हैं एक ही जगह पर पड़े, और कुछ समय के बाद वो विलुप्त हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सूक्ष्म जीव। ठीक है, इसका मुख्य कारण है सूक्ष्म जीव। तो मृत जैविक अपशिष्ट का उपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। उसके बाद हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? तो यहां तक हमने जो है आपके मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया। अब हम जो है हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं। तो सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु और पौधों में रोग को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो रोगों को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आपने देखा होगा कि आपके कोई कपड़ा, ठीक है, कहीं आपका भोजन या कोई चमड़े का कोई भी आपका शूज वगैरह थे, वो कुछ समय के बाद क्या हो गए? वो उनके अंदर कुछ फफूंद वगैरह हो गई और वो जो है खराब हो गए। तो वो किसकी वजह से हुए? वो सूक्ष्म जीवों की वजह से हुए। ठीक है, तो आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। तो मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचारण हो सकता है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन तथा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उनको संचरणीय रोग कहते हैं। तो संचरणीय रोग कौन से होते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? संचरणीय रोग बोलते हैं। इस प्रकार के रोग के उदाहरण जैसे हैजा हो गया, सामान्य सर्दी जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, क्षय रोग हो गया। तो जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस, विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहां पर बुजो ने कहा कि तब आप संचरण रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? तो अगर संचरण रोग आपका हवा से भी फैल रहा है, आपका वायु आपका हवा से, आपका जल से, कायिक संपर्क से फैल रहा है, तो आप इन संचरणीय रोगों से कैसे आप जो है इनको रोक सकते हो? तो उसने कहा है, जो पहेली ने कहा कि अगर हवा से फैल रहा है तो अगर आप छींकते हैं, ठीक है, तो उस समय आप अपने मुंह और नाक पर क्या रखिए? रुमाल रखिए। अच्छा, तो यही है कि एक संक्रमित व्यक्ति से आप क्या बना लीजिए? पर्याप्त दूरी बना लीजिए। ठीक है, तो आगे इसने कहा कि कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक है। तो रोग वाहक कौन से होते हैं? जो आपके रोग कारक सूक्ष्म जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं, वो आपके क्या होते हैं? रोग वाहक कहलाते हैं। जैसे उसका एक एग्जांपल हमारे पास है मक्खी, जो घरों के अंदर होती है आम। ठीक है, तो मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर
बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से क्या जाते हैं, चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। तो जब एक मक्खी जो है किसी गले सड़े किसी गंदे जगह पर थी और वहां से वो उड़कर आपके घर के अंदर आ गई, आपके भोजन के ऊपर वो बैठ गई, तो उसने क्या किया, उसने आपके भोजन को भी क्या कर दिया, गंदा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसके शरीर से जो है वो रोगाणु उतरकर आपके भोजन पे के अंदर चले गए। तो जो भी व्यक्ति ऐसे संदूषित भोजन करेगा उसका बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह भी दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनोफ्लीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। तो जो मच्छर जो आपका प्लेज्मोडियम है, जो आपका मलेरिया परजीवी है, तो मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लेज्मोडियम की वजह से होता है। ठीक है, तो मादा एंडीज मच्छर की वजह से क्या होता है, डेंगू होता है। ठीक है, हम मलेरिया और अन्य डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मादा एनफ्लीज मच्छर जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, तो मादा एनफ्लीज मच्छर जो है ये आपका एक दिखाया गया है। उसके बाद है अध्यापक। पहले ने कहा अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित न होने दे। तो सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं भाई, जितने भी मच्छर होते हैं वो सारे के सारे जल में जो है वो उत्पन्न होते हैं। कुछ साफ जल के अंदर उत्पन्न होते हैं, कुछ गंदे के अंदर भी उत्पन्न होते हैं। तो ज्यादातर जो है वो गंदे के अंदर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो हमें पानी को कभी भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों, फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दे। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो आपने एक सारणी बनानी है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग है वो आपके पास बताए गए हैं। तो जैसे मानव रोग जैसे क्षय रोग हो गया। क्षय रोग जो है किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है। और इसका जो संचरण होता है वो किसकी वजह से होता है, वायु की वजह से होता है। खसरा जो है ये इसका रोग कारक किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। और इसका संचरण जो है वो वायु की वजह से होता है। ठीक है, वायु में होता है। और चिकन पॉक्स जो है वो वायरस की वजह से होता है। पोलियो भी आपकी वायरस की वजह से होती है। ये आपका चिकन पॉक्स जो है वो आपका वायु सीधे संपर्क में होता है, जबकि पोलियो जो है वो वायु और जल से होता है। तो इसके बचाव के लिए करना क्या चाहिए, तो रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रहना चाहिए। यानी रोगी को क्या है, एक अलग कमरे में रख दो। ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है ताला लगा के रख दो। ठीक है, उसको जो है आप एक अलग स्थान प्रोवाइड कराइए, वहीं पर उसको अलग से आप खाना वगैरह जो है, कपड़े वगैरह उसके अलग रखिए। ठीक है, तो रोगी को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। उचित समय पर उसका टीकाकरण करवाना चाहिए। उसके बाद हैजा जो है वो आपका जीवाणु से फैलता है। ठीक है, जीवाणु से। ठीक है, और इसका जो है ये कहाँ होता है, ये आपका जल और भोजन की वजह से। तो व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन और उबला पेयजल एवं टीकाकरण करवाना। टाइफाइड भी जो है वो जीवाणु की वजह से फैलने वाला रोग है। ठीक है, और ये जो है आपका जल में संचरण करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हेपेटाइटिस ए। ये भी आपका वायरस की वजह से होता है और इसका संचरण जो है वो जल में होता है। उबले हुए पेय जल का प्रयोग करना है और हमें टीकाकरण करवाना है। मलेरिया जो है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। इसका संचरण जो है, इसको फैलाने का जो काम करता है वो करता है मच्छर। तो इसके लिए हमें मच्छरदानियों का प्रयोग करें, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करें, कीटनाशक का छिड़काव। मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र नहीं रहने देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने और रोकने के कुछ उपाय आगे हमारे पास हमने उनको पढ़ लिया है। उसके बाद है जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। तो अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं होते, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंथ्रेक्स।
ठीक है। एंथ्रेक्स क्या है, मनुष्य और मवेशियों में भी, जानवरों में भी क्या है, फैलने वाला एक क्या है, भयानक रोग है जो जीवाणुओं द्वारा होता है। गाय में खुर और मुंह का रोग जो है वो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। तो एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स किसकी वजह से होता है, वो आपका जो है जीवाणुओं की वजह से होता है। कहां किसके अंदर होता है, मनुष्य और आपके मवेशी हैं उनके अंदर होता है, ठीक है। और गाय में जो खुर और मुंह का रोग है वो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। तो रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिल्स एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। तो एंथ्रेक्स रोग का कारक क्या है भाई, ये है आपका बेसिल्स एंथ्रेसिस, ठीक है, याद रहेगा, बेसिल्स एंथ्रेसिस। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। तो पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, तो अनेक सूक्ष्म जीव, गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। जब भी किसी फसल के अंदर कोई रोग आता है, कोई बीमारी आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फसल की उपज के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, फसल की उपज जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो जैसे यहां पर दिखाए गए हैं, यहां पादप रोग बताया है, नींबू कैंकर, ठीक है। इसका जो सूक्ष्म जीव है वो क्या है, जीवाणु है, और इसका संचरण कैसे होता है, वायु के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद है पादप रोग। पादप रोग में एक आता है आपका गेहूं की रस्ट, तो ये जो है कॉक की वजह से होता है, और ये वायु और बीज से क्या करता है, आपका संचरण करता है। भिंडी की तीत, ये क्या है, वायरस की वजह से होता है, और इसका संचरण का तरीका जो है वो कीट है, ठीक है। उसके बाद है खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग क्या है। तो बूजो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया, वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसने वमन या उल्टी होने लगी, उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि वह यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, उसने वो जो बूजो था वो एक पार्टी में गया, उसने वहां पर अनेक तरीके का खाना खाया जिसकी वजह से उसको घर आकर उल्टी होने लगी। उसको जो है हॉस्पिटल लेके गए, तो वहां उसको क्या है, डॉक्टर ने बताया कि उसने जो है उसको क्या हो गई है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है। तो पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। अब पहेली ने कहा कि भाई भोजन है, भोजन एक जो है वो विष कैसे हो गया। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। अगर भोजन को सूक्ष्म जीवों ने क्या कर दिया है, दूषित कर दिया है, तो आपका खाद्य, आपका भोजन जो है वो विषाक्त हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है, अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उसने कहा है कि अगर हम सूक्ष्म जीवों द्वारा जो विषाक्त या उससे दूषित भोजन है वो अगर हम कर रहे हैं, तो वो भोजन क्या हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, और कई बार जो है उसको खाने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, और कई बार हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका खाद्य परिरक्षण। तो अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो हम अपना जो भोजन है उसको कैसे जो है हम जो है उसको खराब होने से, उसको दूषित होने से बचा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को दूषित कर देते हैं। दूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, जिसका स्वाद भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। तो क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता। देखो भाई, पहेली ने आम खरीदे, वो कुछ टाइम के बाद क्या हो गए, खराब हो गए, ठीक है।
बट उसकी दादी ने जो आम का अचार रखा था वो काफी समय तक जो है वो खराब नहीं हुआ, तो वो क्या हो गई, भ्रमित हो गई। आइए हम खाद्य परीक्षण परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास कुछ उपाय जो है रासायनिक उपाय बताए हैं। तो नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। तो वही आपके सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए हम नमक और खाद्य तेल का उपयोग करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, परिरक्षक बोलते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। जैम व स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। तो नमक द्वारा परिरक्षण कैसे होता है? तो सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। तो भाई अगर आपको मांस और मछली का परिरक्षण करना है, उसको काफी समय तक बचाकर रखना है, तो उसके ऊपर आप क्या कर देते हो, नमक का छिड़काव कर देते हो। तो जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस और मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली के परिरक्षण में भी करते हैं। तो आम, आंवला और इमली के परिरक्षण में भी हम क्या करते हैं, नमक का उपयोग करते हैं। उसके बाद है चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण हम चीनी द्वारा करते हैं। तो चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करती है। उसके बाद तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तो तेल एवं सिरके द्वारा उसने कहा है कि तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तो तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। तो भाई जो तेल होता है और सिरका होता है, इसके अंदर जो है जीवाणु जीवित नहीं रह सकते, इसलिए हम जो है इनका उपयोग सब्जियों में, फल में, मछली में, मांस, इनकी जो है रक्षा करने के लिए उपयोग करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा भाई, पहले उन्होंने क्या किया, उसको उबाला, फिर उसके बाद उसको ठंडा करके क्या कर दिया, फ्रिज में रख दिया। ठीक है, तो उबालने से क्या हुआ, अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। तो थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी मां ने बताया कि यह दूध क्या होता है, पौष्टिकीकृत होता है। तो पौष्टिकरण क्या है? तो पौष्टिकीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। तो जो आपका पौष्टिकीकृत दूध होता है वो उसको आप बिना उबाले ही क्या कर सकते हो, उसको कंज्यूम कर सकते हो क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाक उसको क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं और उसका क्या कर देते हैं, भंडारण कर देते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। ऐसा करने से जो सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पोस्चर ने की थी, इसलिए इसका नाम जो है पौष्टिकरण रखा गया। ठीक है, तो पौष्टिकरण क्या है? जब आप दूध को क्या करते हो, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए क्या करते हो, गर्म करते हो और तुरंत उसको क्या कर देते हो, ठंडा कर देते हो और उससे उसको आप उसको स्टोर कर लेते हो। तो इससे जो क्या हो जाती है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पौष्टिकरण बोलते हैं। और इसका पौष्टिकरण जो है नाम क्यों रखा गया, इसका जो नाम जो है लुई पोस्चर के नाम पर रखा गया क्योंकि इसने क्या की थी, इसकी खोज की थी। उसके बाद है भंडारण एवं पैकिंग। तो आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील के लिए
किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं। इससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। जो आजकल हम पैकेटों के अंदर जो है, जो हम खाद्य पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं, वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो है हवा क्रॉस नहीं होती, जिसकी वजह से वो जो है सूक्ष्म जीवों से उनकी सुरक्षा हो पाती है। उसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तो आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधों दहलन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सह सजीवता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में पढ़ते हैं। तो भाई, जो हमने पढ़ा कि जो हमारे पौधे हैं, पौधों की ग्रंथिकाओं में क्या मिलता है? राइजोबियम लेग्यूम मिलता है। ठीक है, जो क्या करते हैं? जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जो जो क्या है, आसमानी तड़ित विद्युत भी होती है, वो भी क्या करती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में मदद करती है। ठीक है, तो आगे हम आते हैं नाइट्रोजन चक्र। तो हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, तो नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। तो पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है, उसका उपयोग पौधे जो है वो सीधे नहीं कर सकते। तो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं। तो जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। तो जो आपके पास नाइट्रोजन थी, उसका जो विघटन किया, उसका जो है स्थिरीकरण किया, किसने किया? वो किया जीवाणुओं और नीली हरी शैवाल ने। ठीक है, और उसका फिर उपयोग किया किसने? मिट्टी में से पौधे की जड़ ने किया। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। तो पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि पौधों और जब जंतुओं की मृत्यु होती है, तो मिट्टी के अंदर जो जीवाणु और कवक होते हैं, वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को क्या है? नाइट्रोजनी यौगिकों में चेंज करते हैं, जो पौधे उनका पुनः उपयोग कर लेते हैं। तो कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो ऐसे वही दोबारा से क्या होता रहता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का पुनः चक्रण होता रहता है। तो ये यहां पर एक जो है दिखाया गया है नाइट्रोजन का चक्र। ठीक है, तो जैसे यहां पर इसने क्या है? पौधों से, ये आप इसको क्या है कि एक बार अच्छे से रीड कर लोगे। ठीक है, तो वायुमंडलीय, जहां वायुमंडलीय नाइट्रोजन से क्या हुआ? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण हुआ। उसके बाद जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले यहां से ये गया यहां, ठीक है, फिर यहां से यहां, यहां से यहां। ठीक है, तो ये आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये यहां से फिर यहां गया। ठीक है, उसके बाद मिट्टी के अंदर क्या है? उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक थे, उसका उनका जो है उपयोग किया किन्होंने? पौधों ने। पौधों द्वारा, जंतुओं द्वारा पौधों को खाया गया। उत्सर्जन एवं यौगिकों की मृत्यु हुई और द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट हुआ। फिर वो दोबारा से मिट्टी में उसका क्या हुआ? यौगिक बने। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन किया गया। फिर वो दोबारा से क्या है?
नाइट्रोजन क्या चली गई आपकी वायुमंडल के अंदर चली गई। ठीक है, आई होप आपको ये जो है चक्र क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पर वायुमंडलीय है, तो यहां नाइट्रोजन के लिए एक और बताया है, नाइट्रोजन यहां से भी आती है। पौधों को जो है नाइट्रोजन जो है वो उसका स्थिरीकरण कहां से होता है, एक तो होता है जीवाणु और नीले हरे शैवालों द्वारा, और एक होता है तड़ित द्वारा, यानी जो आसमानी बिजली होती है उसके द्वारा। ठीक है भाई, तो आगे ये हमारा जो है चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख शब्द हैं। ठीक है, आपने क्या सीखा, इसके क्वेश्चन है, आप इनको कुछ करके देखना। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।